नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विकास आज आपको बताऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये पॉलिटिकल साइंस का एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में 1-2% कन्फर्म आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसके पर्सन हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर के हों, जैसे पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, या फिर कोई यूपीएससी एग्ज़ाम है, कोई रेलवे की है, एसएससी की है, या फिर अदर कोई एग्ज़ाम है, जैसे कोई स्टेट की टीचर की एग्ज़ाम है। उनमें कन्फर्मली 1 से 2% पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी जो मूल संविधान में थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ये तो सबको पता है। अब है अनुसूची नंबर 1, भारत और राज्य। इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची नंबर 2, इसमें वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इसमें भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री आदि। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे जाने से पहले ये पूछेगा कि वेतन कितना मिलेगा, तो अब इसलिए बात है कि 2 नंबर पे वेतन और भत्तों का उल्लेख है। अनुसूची 3 में है शपथ। इसमें सर्वोच्च संवैधानिक पदों हेतु ली जाने वाली शपथ और शर्तों का उल्लेख है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई पद देते हैं तो उसके बाद में उसको बताया जाता है कि आपको इन शर्तों के तहत कार्य करना है, तो वो शर्त हैं, उन शर्तों के अकॉर्डिंग उसको शपथ भी दिला जाती है। क्योंकि हर पद की एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर ही उसको रहना पड़ता है। अनुसूची नंबर 4, इसमें है राज्यसभा सीटों का बंटवारा। क्योंकि जैसे राज्यसभा में सीटों की संख्या है 250। अब ये तो है नहीं कि उन सीटों को सभी राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ऐसा होगा तो फिर बड़े राज्यों के साथ भेदभाव होने लग जाएगा। तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए एक आधार तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन करेंगे। तो अब जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसमें जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उसमें सीटों की संख्या अधिक हो जाएगी। राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या में छोटा राज्य है, तो उसको 10 सीटें मिली। दिल्ली और छोटा राज्य है तो उससे 3 सीटें मिली। उड़ीसा थोड़ा बड़ा राज्य है तो उससे 10 सीट मिली। अब नेक्स्ट है अनुसूची नंबर 5। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास की उल्लेख है। क्योंकि आज़ादी के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये एक दौर ऐसा था जहाँ पे लोग भेदभाव के शिकार हो रहे थे। तो उन जातियों को थोड़ा डेवलपमेंट करने के लिए या उन जातियों को अदर स्वर्ण कास्टों के बराबर लाने के लिए सरकार ने उनको थोड़ा आरक्षण देकर उन क्षेत्रों को विकसित करने का फैसला किया। तो इसलिए अंबेडकर साहब की ये बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने अनुसूची 5 को जोड़ा। अनुसूची 6, इसमें भारत के 4 राज्य, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मित्री में अनुसूचित जाति क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 7, शक्तियों का विभाजन। अब सरकार 2 तरह की होती है, एक केंद्र में बैठती है, एक राज्य में बैठती है। अब दोनों को समान अधिकार तो हो नहीं सकते। कौन से विषय पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी, इन सब का विभाजित करने के लिए शक्तियों का विभाजन किया गया, जो 3 तरह की हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब 1935 के अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। मूल संविधान यानी 1950 का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय यानी अब 2022 के अंदर संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं,
समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब इन पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। समवर्ती सूची पर कानून दोनों सरकारें बना सकती है, लेकिन दोनों सरकारों में अगर मतभेद हो जाए तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, ना कि राज्य द्वारा निर्मित कानून। इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे भी रह गए जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों में सम्मिलित नहीं हुए। अब उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो इस बात का निर्णय यह हुआ कि इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। अब है अनुसूची नंबर 8, भाषाओं का उल्लेख। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। साथ ही साथ में जैसे जैसे जिस भाषा को वरीयता मिलती गई, उस हिसाब से भाषाओं को जोड़ा जाने लगा। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 16, 17, 18वीं भाषा के रूप में मान्यता मिल गई। और इसको याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है नमक। अब है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को मान्यता मिली। ऐसे करके भाषाओं की संख्या हो गई 22। तो वर्तमान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब है अनुसूची नंबर 9, भूमि सुधार। यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन यानी आज़ाद होते ही यह संशोधन कर दिया गया। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानून से संबंधित प्रथम अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। इसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि आज़ादी के समय संपत्ति का मूल अधिकार था, लोगों को मौलिक अधिकार था संपत्ति का। और भारत एक नया नया आज़ाद हुआ देश था, तो भारत को कई फैक्ट्रियां लगानी थी, कहीं रोड डेवलपमेंट करनी थी, कहीं कोई रेलवे का प्रोजेक्ट करवाना था, और कोई गवर्नमेंट को किसी ज़मीन का अधिग्रहण करना था। तो लोग सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा रहे थे। तो उस बार बार के लफड़े से या झंझट से बचने के लिए, विवाद से बचने के लिए सरकार ने अनुच्छेद संविधान में संशोधन करके अनुसूची 9 लाई और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के में शामिल करके उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हट गया। अनुसूची 10, दल बदल को रोकना। 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस सूची को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1977 तक तो लगभग भारत में कांग्रेस का ही राज था और कांग्रेस की सरकार बन रही थी। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, किसी एक सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण 2-3 दल मिलकर सरकार बनाने लग गए। अब उनमें क्या हुआ, जैसे किसी को किसी पद का लालच दे दिया और उसको सरकार में शामिल कर लिया, और वो उसकी वो डिमांड पूरी नहीं होने पर वो वापस भागने लग जाते, दल बदल लिया, यानी दल को चेंज करने लग जाते। कोई दूसरा दल उनको लालच दे देता था, उनके पास में चले जाते। इससे बचने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया। अनुसूची नंबर 11, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 343 कैद से अनुच्छेद 343 आने तक। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं तथा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन 1 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में, संपूर्ण राज्य में शुरुआत हुई थी पंचायत राज की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का
सिफारिश बलवंतराव मेहता समिति ने की थी और लक्ष्मीमल सिंधु समिति ने इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी जी को माना जाता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन से पहले राजीव गांधी जी ने संविधान ग्रामीण स्थानीय संस्थान या पंचायती राज के लिए संशोधन लिख के आए थे, लेकिन वो संसद में पारित नहीं हो सका। इसके आगे है 12वें अनुसूची 12 शहरी निकाय या नगर निकाय। 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 शहरी निकाय या नगर निकाय। 74वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। भाग 9 के अनुच्छेद 343 तय से अनुच्छेद 343 यह 6 तक है। इसको कुल 18 विषय दिए गए, यानी शहरी निकाय या नगर निकायों को कुल 18 विषय दिए गए थे। तो मिलते हैं आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो उसका नोटिस आपको सबसे पहले मिले तथा आप वीडियो सरलता से देख पाएं। वंस अगेन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।